में है। अभिषेक बनर्जी, मुकुल रॉय भी दिल्ली में हैं और पूरे मुल्क की निगाहें भी ममता बनर्जी के इस दौरे पर लगी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि सीएम बनने के बाद अहम लीडरों से उनकी मुलाकात हो रही है और साथ ही साथ सबसे अहम कि 2024 के लिए इलेक्शन की जमीन भी तैयार हो रही है। 2024 की पोल पिच तैयार हो रही है, यानी बंगाल के बाद अब पूरे हिंदुस्तान पर नजर है टीएमसी की। और हो भी क्यों ना, बंगाल जीता और तब जीता जब एक पैर जख्मी था, लेकिन लहजा हरगिज जख्मी नहीं था बल्कि और मजबूत हो गया था। अब बंगाल जीतने के बाद दिल्ली दूर नीस्त। नाज़रीन, हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे, उनसे ही हम जानेंगे कि क्या वाकई ये राह इतनी आसान है, क्या कुछ मुश्किलें दरपेश रहेंगी टीएमसी को और खास तौर पर बीजेपी के लिए, क्या वाकई में एक बड़ा चैलेंज यहां पर टीएमसी उसे देने जा रही है। चलिए हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी से हमारे बहुत ही खास मेहमान नीरज राय जी, टीएमसी स्पोक्स पर्सन हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी से रहेंगे गुलरेज शेख जी भी, जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं। चलिए शुरुआत करेंगे अपने दोनों खास मेहमानों का। हम प्रोग्राम दो रुख में बहुत इस्तकबाल करना चाहते हैं। नीरज राय जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, क्या वाकई में खेला होवे? जी हिना जी, खेला होवे क्या? भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। इसमें राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का एक बहुत अहम रोल होता है और राजनीतिक पार्टियों को बनाए रखने के लिए जनता जो है एक बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाती आई है। अभी आने वाला 2024 है जो केंद्रीय राजनीति का एक विषय है और वो केंद्र भी है, तो इसमें खेला होवे दीदी ने भी बोल दिया है कि भाजपा को देश से खदेड़ने तक खेला होवे का कार्यक्रम चलता रहेगा। आपने देखा, अभी तो हमको एक राज्य का हम चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के सभी सरदार वहां पर पहुंचे हुए थे। आपके भी चैनल पे, तमाम चैनल पे गुरेज भाई हमारे बड़े भाई भी हैं, ये अभी बैठते थे, बात को मानते नहीं थे, लेकिन सौभाग्य है कि चुनाव के बाद ये पहली बार हमारे साथ बैठे हुए हैं, इस चीज को भी मानेंगे। उस समय में बोलता था कि देश का प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए चल रहे हैं। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने तरकब से तीर निकाल चुकी थी, तब हम जाकर वहां पर सरकार बनाए और जनता ने बहुत अच्छा जनादेश भी दिया हमें। अगर वहां पर एक मुख्यमंत्री की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को हम परास्त कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जादूगर का जादू खत्म कर दिया बंगाल की जनता ने, तब तो एक नेसेसरी है कि हम राष्ट्रीय राजनीति में आने वाले थे और राष्ट्रीय राजनीति में जब उतरते हैं तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद की लड़ाई में कहां रुकेंगे यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस चीज पे हमारा प्रयास चल रहा है और हमारी देखा अपने प्रमुख जो हमारी पार्टी सुप्रीमो है श्री ममता जी भी दिल्ली पहुंची हुई है। कुछ उनके अपने ऑफिशियल काम है जो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात का है, राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात का है। अब आगे जो अपना पॉलिटिकल पार्टियों से है यह कार्यक्रम चलते रहेंगे और राजनीतिक ध्रुवीकरण का भी कार्यक्रम चलता रहेगा। 2024 में एक मजबूत पक्ष बनकर हम लोग उभरेंगे। आपने ये बात तो कम से कम मान ली कि 2024 की जो शुरुआत है वो अभी से हो गई है। हमारे साथ बीजेपी से हमारे बहुत सी खास मेहमान गुलरेज शेख भी मौजूद हैं। गुलरेज जी, अभी आप भी सुन रहे थे, खास तौर पर ये कहना है कि बंगाल के बाद अब हिंदुस्तान जीतना जो है वो उतना मुश्किल नहीं है। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है? देखिए, सपने देखना दिन में बहुत अच्छा लगता है और हर कोई स्वतंत्र होता है सपने देखने के लिए। अब चूंकि हमारे नीरज भाई ने बहुत कुछ स्पष्ट कहा है कि 2024 की तैयारी के लिए ममता दीदी आई है, तो मुझे कहने में भी कुछ गुरेज नहीं होता है कि आज जो है उनको कांग्रेस पार्टी ने जो एक राष्ट्रीय दल बोल सकते हैं जिसको, जो राष्ट्रीय दल है कथित रूप से और इन सब पार्टियों से बड़ी पार्टी है, उसने ममता दीदी को उनकी औकात याद दिला दी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि आज भी किन किन से मिल रही है कांग्रेस को, वो मिलने वाली है कमलनाथ जी से, वो मिलने वाली है अभिषेक मनु सिंह जी, उनकी मुलाकात हो गई है कमलनाथ जी से। जी, तो मतलब
पार्टी के जो मालिक हैं अर्थात गांधी परिवार, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा या कुछ हद तक आज के समय सोनिया गांधी जो केयर टेकिंग कर रही हैं पार्टी की दुकानदारी की, एक तरह से ये कह सकते हैं, तो वो नहीं मिल रहे हैं। मिला किससे रहे हैं? तीसरे दर्जे के नेताओं से। उस स्तर में यदि हम पिरामिड में बात करें तो ममता दीदी को कांग्रेस ने आज उनकी औकात याद दिला दी कि आपका स्थान यह है और वहीं पर आप रहो। ठीक है, गुड लक टू देम। नीरज जी, अभी आपने सुना बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या वाकई में तमाम जो अपोजिशन है उसको जोड़े रखने की एक जो ये कवायद जिसकी शुरुआत कर दी गई है, क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान रहेगा या कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी? नहीं, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा हिना जी। अभी गुलरेज भाई एक हंसी हंस रहे थे, इसको हम लोग आम बोलचाल जो भाषा होता है ना, इसको रावड़ी हंसी हंस कहते हैं। या रावड़ी हंसी इसलिए कि विधानसभा चुनाव जब बंगाल का हुआ तो गुलरेज भाई यही हंसी लेकर हंसते थे और कहते थे कि हम 200 पार आ रहे हैं, और अंगा बिल्ला की जोड़ी भी दीदी ओ दीदी कहते कहते ऐसा मुंह की खाई कि इनको समझ में आ गया। जब मुख्यमंत्री को हराने के लिए जोड़ी वहां पर पहुंची थी, लगभग 500 से ऊपर सर्कस मंडली को लेकर, और एक महिला नेत्री ने बंगाल की जनता के साथ और सहयोग से वहां से जादू को फ्लॉप कर दिया इनके, और इनका जादूगर का जादू डैमेज कंट्रोल करने के लिए कितने नाना प्रकार के बांसुरी और बीन बजाते हुए चलते रहे। अब आता हूं, जब वही गुलरेज भाई बोल रहे थे गांधी परिवार, यह आज तक या क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जानना भी चाहूंगा कि ये गांधी परिवार जो है अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो गांधी परिवार गलत है। और गांधी परिवार के अहम हिस्सा मेनका गांधी और वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो वो अच्छे कैसे हो गए? वह भी तो नेहरू, इंदिरा गांधी और संजय गांधी, राजीव गांधी से ही लिस्टेड में है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या वाकई में अपोजिशन ममता दी के साथ खड़ा हो पाएगा? क्योंकि 2012 में हमने देखा था कि किस तरह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था, आप भी उसके बारे में जानते हैं। अभी भी बहुत सी पार्टियों का मौकफ साफ नहीं है। देखिए, मैं अपोजिशन की बात तो भी करूंगा, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के घर की बात कर दूं कि जब जून 2014 में 13 में मोदी जी के लिए गोवा में जब नॉमिनेट किया गया कि ये मुख्य प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, तो इनके पार्टी के अंदर ही विद्रोह हो गया। तो उस विद्रोह को अगर ये लोग एक कर सकते हैं, तो क्या विपक्ष जो है राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र हित में ऐसे मतलब असुरवादी ताकतों के लिए एक नहीं हो सकता है? 12 छोड़ दीजिए ना, जून 2013 की बात कर दीजिए। इसके बारे में गुलरेज भाई बता दें, नहीं उनको पता है तो मैं बता दूं, क्रमवार बताऊं कि कौन कौन नेता क्या क्या बोलकर मोदी जी का विरोध किया था और किसको मनाने के लिए किसको आगे आना पड़ा था। जब अपने घर को आप लोग कुनबा को बचाने में उतना मेहनत करना पड़ता है, तो राष्ट्र हित में विपक्ष को एक होने में रोक नहीं सकते। गठबंधन की राजनीति तो अटल जी से ही शुरुआत हुई थी, नया थोड़े है, यह 89 से भी चली आ रही परंपरा है। तो ये लोग अब दूसरे के घरों में झांकने का, टैग मारने का या एक प्रचार करते हैं, आरोप पे आरोप लगाने का काम करेंगे। जिस लाइन पे है उसके आगे वाली की लाइन छोटी करना चाहेंगे और दूसरे को अपने को बड़ा नहीं करना चाहेंगे। गुलरेज शेख भी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेज जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि पहले अपनी पार्टी को सुधारना है, बाद में दूसरों की तरफ देखना है। खासतौर पर अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो शुरू से ही वो एक खास अंदाज रखती रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लड़ते हैं वो डरते नहीं हैं, और बंगाल के चुनाव में भी हमने उनका खास अंदाज देखा था। कुछ उसी तरह के तेवर जो हैं 2024 में भी नजर आने वाले हैं। देखिए, आने दीजिए ना तेवर। हाँ, बहुत अच्छी बात मानता हूं मैं इस चीज को कि यदि इस देश में लोकतंत्र पनपता है और पनपना चाहिए, हर किसी को अवसर होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का। तो ममता बनर्जी भी यदि ये मंशा रखती है कि उनको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो कॉम्पीट करें। लेकिन आप ये भी देखिए कि देश का मानस किस तरफ है। हमने 2019 का चुनाव देखा, उसमें हमने देखा कि एसपी बीएसपी साथ आए थे, तब क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का बनाया हुआ जो गिरा था वो भड़बड़ा कर गिरा था। इसी प्रकार से ममता बनर्जी को भी 18 सीटों पर जोड़ लगा था। तो आप एक
ये ऐसी बात है ना कि अब एक प्रांत के चुनाव जीतना एक अलग बात होती है और देश का चुनाव जीतना अलग बात होती है। मैं एक मिनट के लिए पूछना चाहता हूँ, क्या ममता बनर्जी किसी पार्टी को तेलंगाना में एक भी वोट डला सकती है? क्या ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में जाके किसी पार्टी का पक्ष में बोल के एक भी वोट डला सकती है? नहीं होता। उसके लिए आपको पैन इंडिया फुटप्रिंट की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये जो मरी हुई कांग्रेस है, इसके बारे में कहता हूँ कि वो जनाजा पड़ा हुआ है, बदबू मार रहा है, लेकिन लोग अगरबत्ती लगा रहे हैं कि शायद जी उठे। तो इसीलिए इनको उठकर कलकत्ता से कांग्रेस के दरवाजे पे जाना पड़ रहा है। और जब कांग्रेस के दरवाजे पे जा रहे हैं तो उस घर का मालिक उनसे मिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी नीरज जी लगातार बीजेपी यही कह रही है कि तमाम चीजें तो एक तरफ, लेकिन हकीकी मायनों में क्या है वो अभी नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं जो तमाम लीडर हैं वो एक होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में कैसे लड़ेंगी ममता बनर्जी 2024 में? देखिए हिना जी, बात यह है कि बीजेपी क्या कह रही है उसे सुनकर मुझे अपना प्लान बताने की आवश्यकता नहीं है, न ही मैं मजबूर हूं कि बीजेपी की बातों को बताऊं। हाँ, 2024 में लड़ना कैसे है, बीजेपी पहले ये सोच ले कि किस मुंह से ये जनता के बीच में जाएगी। आज यह जनता बीजेपी के लिए चुनौती बन चुकी है। महंगाई है, रोजगार है, आप देख बेरोजगारी बढ़ती गई, डीजल पेट्रोल को आप देख ही रही है। और वही उत्तर प्रदेश का चर्चा किए हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हुआ है। महाभारत की वो घटना याद आ गई कि धृतराष्ट्र के दरबार में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह की उपस्थिति के बावजूद भी दुर्योधन के इशारे पे दुशासन ने महिलाओं का चीरहरण किया है। उसके बाद यहाँ पे ढोंग करने वाले चुपचाप बैठे रहे हैं। इससे क्या ज्यादा से ज्यादा चीजें होंगी? ये सब चीजें निकल के आती हैं। इनका जो चीजें करते रहते हैं, करते रहे लोग, उससे नहीं है। ठीक है गुलेश जी, देखिए लगातार ये बात हो रही है, चाहे वो जासूसी मामला हो, किसान मोर्चा हो, कोरोना की बात हो, या फिर वैक्सीन की बात हो, वैक्सीन किस तरह से कम पड़ा, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, बहुत मुश्किल नजर आ रही है ये डगर इस बार। देखिए ये देश बड़ा परिपक्व देश है और जब भी कोई शासक, मैं बड़ा चुनिंदा शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, यदि कोई शासक किसी भी क्षेत्र में ज्यादती करता है तो लोग सड़क पर आते हैं। आप देखिए, चाहे पेट्रोल डीजल का विषय हो या इन्फ्लेशन का विषय हो, जनता, इस देश की परिपक्व जनता जानती है कि कोरोना की मार किस प्रकार से पड़ी है, उसकी वजह से टैक्सेशन किस प्रकार से कम आया है, कहाँ कहाँ जरूरतें हैं और सरकार को अपना राजस्व कैसे मेंटेन करना है। एक ईमानदार सरकार जिस पर एक प्रदेश में पंचायत चुनाव में कर्मचारियों को मार कर ये 3 लोगों को बता रहे हैं, और ये पेगासस को ले आकर यहाँ पर विपक्ष का तो छोड़िए, या अपने सरकार में बैठे मंत्री को, अधिकारियों को, यहाँ तक कि स्मृति ईरानी तक का भी ये जासूसी करा गए। डिसिप्लिन स्वयंसेवक हूँ, मैं अपनी बारी पे बोलता हूँ। बताइए नीरज जी, चलिए गुलेश शेठ जी की बात सुन लेते हैं। नीरज जी बात सुन लेते हैं। नहीं, पे कोरोना का नाम ले रहे हैं, इनके डंका प्रसाद कोर्ट के लगने के बाद 47 दिनों के बाद ये बाहर निकल के आते हैं। ठीक है लेते हैं, वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, कोरोना पे विजय पा लिया, शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रहे हैं। कोरोना पे विजय पा लिए, ये जनता अपने आप लड़ाई लड़ रही है, कोरोना पे विजय ये पा रहे हैं। अवसर नहीं देंगे तो मैं फिर नहीं बैठूंगा इस तरह से। नीरज जी बात सुन लेते हैं। चलिए गुलेश जी अपनी बात रखिए। लगातार टीएमसी यही कहती रही है, शुरू से ही हम देख रहे हैं कि चाहे कोरोना की बात लें या वैक्सीन की बात लें, कहीं ना कहीं से तमाम चीजें उठती रही हैं और अभी भी यही तमाम चीजें हैं जिनको लेकर दिल्ली जीतने की तैयारी है। देखिए, इनको करने दीजिए ना, इनका अधिकार भी करना सब बातें। मैं वही कह रहा था, जिन्होंने जानबूझकर, जब इनको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसी बात बोल रहा है जो जनमानस की बात है, तो ये वाणी को दबाने का प्रयास करते हैं। अभी मैं बोलूंगा फिर दबाएंगे। चलिए आप बोलिए सर। इस देश की जो आवाम है बड़ी पॉलिटिकली मैच्योर और परिपक्व है। यह आवाम जब देखती है कि कोई
खुले घोटाले कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो जैसे 2012-13 में सड़कों पे आ गई थी, आ जाती है। यदि फिजूल में ही ज्यादती होती है भाव में, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे पेट्रोल डीजल के रेट्स में हो, तो भी वो सड़क पे आती है, पहले हमने देखा। लेकिन आज के समय कोरोना काल में जिस प्रकार से आर्थिक मार पड़ी है सरकार के राजस्व पर, उसके उपरांत भी सरकार चाहे गरीबों को राशन देना हो, निःशुल्क वैक्सीन प्रोवाइड करना हो, एमएसएमई को सपोर्ट करना हो, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को जारी रखना हो, तो जनता सब देखती है, इसीलिए लोग सड़क पर नहीं आते। जब ये लोग बातें उतार लेकर निकलते हैं तो इनको सहयोग नहीं मिलता। कुछ दिनों पहले राजस्थान में कांग्रेस ने बंद किया था, कोई बंद का असर नहीं था, जबकि उन्हीं की सरकार है वहां पर। तो यही होता है जब एक परिपक्व जनता एक परिपक्व नेता को चुनती है। यानी आपका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से टीएमसी लगातार बात कर रही है कि पूरे अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर वो लेकर आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। देखिए, ममता दीदी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ममता दीदी में ईगो बहुत है, बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत आना पाल के रखती हैं। वो कांग्रेस चाहती है कि वो बिल्कुल घुटने के बल पर पहले बैठे, उसके बाद उनको मुंह लगाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यदि वो घुटने के बल बैठती है तो वेल एंड गुड, अपने नाक रगड़ती है कांग्रेस के 10 जनपद पे जाकर तो वेल एंड गुड। इसीलिए उनको पहले छोटे छोटे लोगों से मिलवाया जा रहा है। जी, कमलनाथ जी से उनकी मुलाकात हुई है, वो एक्स सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के। एक एक्स सीएम बोलते या ऐसे सीएम रहे जिनको यही नहीं मालूम था कि उनके अंडर में क्या होता था, उनको क्या शायद ये नहीं मालूम था कि जो चलिए ठीक है। नीरज जी हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये बात हो रही है कि क्या वाकई एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे, चाहे शरद पवार की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या फिर मायावती जी की बात कर ले, क्या ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे? देखिए, जो जिसको एक प्लेटफॉर्म पे आना है वो अपना प्रक्रिया के तहत पड़ा हुआ है। जितना हम परेशान नहीं है सबको एक करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी है। उसमें से ये देखने के लिए कौन एक होगा नहीं होगा, या दूसरी चीज है यहाँ पर कोई एक हो न हो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश और देश के अंदर अपनी सत्ता को बचाए रखना है। अभी आप बात कर रहे थे गुलरेज भाई, कोरोना, शायद आपको याद होगा कि मार्च 2020 में राष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया था कोरोना को, और कोरोना की जिम्मेदारी संभालने की हुई थी, डंका प्रसाद जी ही अपने जिम्मा लेकर बैठे हुए थे। लेकिन कोरोना की व्यवस्था करने की बजाय बंगाल आपके मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने और बंगाल में चुनाव लड़ने में व्यस्त थे। तो उसका हश्र क्या हुआ कि देश की जनता ने देखा कि उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें बहती रही, वो लाशें जाकर बंगाल के मालदा में पाई जाती रही, और इनके तमाम उन जगहों पे देखा जाए पंचायत चुनाव कराकर उत्तर प्रदेश में 1621 शिक्षकों को मार दिया गया। फिर 47 दिन बाद 47 डेज बाद सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगने के बाद हमारे देश के स्वघोषित यशस्वी प्रधानमंत्री निकल के आते हैं कि जनता संभाले, हमने कोरोना पे विजय पा लिया। अरे जनता खुद अपनी लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद आप निकल गए। 47 दिन तक कहां थे आपके प्रधानमंत्री जी, बताइए ना। अब बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते हैं। अभी चीरहरण हो रहा था उत्तर प्रदेश में, कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला। अभी आपने देखा कि राम जन्मभूमि में ट्रस्ट के खरीदारी में भी ट्रस्ट में घपला करने लोग बैठे। अब ये सब चीजें जनता के जेहन में उतर चुकी है ना जी। इन लोगों के लाख प्रयास करने के बावजूद भी, मैंने बोला ना, जनता चुनौती बन चुकी है इनके लिए, पार्टियां नहीं। अभी बंगाल में आप लोगों की थेथरोलॉजी को उलट के चप्पल पड़ा था, नहीं समझ में आया आप लोगों। चलिए ठीक है, गुलरेज जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार मुलाकातें हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो इसके मतलब निकाले जाएंगे, और आगे ये मुलाकातें क्या कुछ रंग लाएंगी वो भी काफी अहम रहेगा। क्या ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज नहीं? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। यही बात आप लोग मीडिया वाले हमसे पूछा करते थे जब उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी एक हुए थे कि अरे भैया एसपी बीएसपी एक हो गए हैं, अब तो तुम क्या करोगे, अब तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा, पिक्चर ही बदल जाएगी। मैं यही कहता था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको और ज्यादा सीटों पे आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जनता देख रही है कि एक अकेले मोदी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सारे के सारे छोटे मिल गए हैं, हाथ मिला रहे हैं उसको हराने के लिए, तो देश आशीर्वाद देता है ऐसे व्यक्ति को, सलाम ठोकता है, वही होगा वापस।
को है, कौन कौन मिल गया है। अरे अपने कुनबा को बचाए रखिए, कहीं न देखिए कि आपसे भी जुड़े हुए जो लोग हैं वो निकल कर हमारे खेमे में न आ जाएं, उसको देखिए। आप ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते थे आप ना, बंगाल चुनाव के समय ऑनलाइन मार्केटिंग चलती थी नेताओं को खरीदने का। अभी आप मतलब छत्रबाजी से गुलरेज भाई बाज नहीं आएंगे क्या? गुलरेज भाई अभी आप छत्रबाजी करने से बाज नहीं आने वाले हैं ना। 2 महीना पहले आपकी यही रावड़ी हंसी थी, 2 महीना पहले यही रावड़ी हंसी आपको तमाचा मारी है ना बंगाल में। अभी समझ में नहीं है, जादूगर जो आपका घर प्रधानी तक भी जा रहा था, उस जादूगर का क्या हाथ हुआ आपने देखा ना। अभी देखिए, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आपका जादूगर 500 सर्कस के नर्तकों को लेके पहुंचा था, एक शेरनी ने तमाचा दिखाया। यहाँ पर ये भी नहीं भूलना है कि बहुत सारे ऐसे नेता, बहुत सारे ऐसे चेहरे जो कि बंगाल चुनाव के वक्त में बीजेपी में शामिल हुए थे, वक्त गुजरने के साथ साथ वो वापस अपने खेमे में आ गए। आपको सड़क पे डंडों से मारा जाएगा, पुलिस आपको प्रताड़ित करेगी। कई बार लोग घबरा कर या डर की वजह से, हर कोई बहुत ज्यादा लीडर नहीं होता है दुनिया में, बहुत कम लोग लीडर होते हैं। और जिस प्रकार से कोर्ट ने सुन लीजिए मेरे भाई साहब, कोरोना सीजन में विधायक खरीदारी में व्यस्त थे। मतलब आप लोग गुलरेज भाई सुविधा के हिसाब से नियम कानून स्थापित करते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से। आपके मध्य प्रदेश में विधायक खरीदारी प्रोग्राम शुरू, बंगाल चुनाव आया तो ऑनलाइन नेता खरीदारी शुरू, तो कुछ लोग डर के चले जाते हैं ना। गजब हाल है महाराज। अब ऑनलाइन खरीदारी शुरू किए थे बंगाल चुनाव में, कोरोना काल में आप लोग कर दिए थे मध्य प्रदेश में विधायक, उधर येदुरप्पा को निपटा दिए आप लोग, उधर येदुरप्पा को निपटा दिए, उसके बाद उधर विधायक खरीद रहे। अब बताइए, प्रधानमंत्री को केयर फंड बनाए थे, वो प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा विधायक खरीदारी चुनाव लड़ने में लगा दिए। अभी मामले आप लोग बतियाते हैं, अभी जनता के बीच में जाने लायक आप लोग हैं। बहरहाल लगातार ममता बनर्जी के इस दिल्ली दौरे पर हमारी भी नजर बनी हुई है और अपने दोनों खास मेहमानों का, गुलरेज शेख जी जो कि बीजेपी से हमारे साथ थे, साथ ही साथ टीएमसी से नीरज राय जी, आप दोनों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और लगातार ममता बनर्जी की जो ये मुलाकात हो रही है, वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनकी जो मुलाकात है या फिर दूसरे तमाम अहम लीडरों के साथ उनकी मुलाकात है, इस पर लगातार न्यूज़ 18 उर्दू की भी नज़र बनी हुई है। क्या कुछ इसके रुख निकल कर सामने आएंगे वो हम आपको अपने प्रोग्राम दो रुख में ज़रूर दिखाते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आदाब।